Good morning, student. Welcome to physics class. This video is related to 12th English medium students. As you know that previous lecture we discussed about the Einstein photoelectric equations. कल के लेक्चर में हम लोगों ने आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को डिस्कस कर लिया था। एक बार मैं उन सारी इक्वेशंस को लिख रहा हूँ और आज हम पढ़ेंगे कि आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से हम किस तरह से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ठीक है, तो देखिए आइंस्टीन की जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन थी उनमें एक तो ये थी h nu इक्वल्स टू phi नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। एक इक्वेशन आपकी ये थी हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू h nu माइनस phi नॉट, या phi नॉट की जगह h nu नॉट लिख दिया था। एक आपकी थी ev नॉट बराबर मतलब v नॉट बराबर h अपॉन e nu माइनस h अपॉन e nu नॉट। ये तीन इक्वेशंस थी मेन। आइंस्टीन की इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने ये देखा था कि when photon of energy h nu incident on metal surface, then some part of this energy used as a work function। जब h nu एनर्जी का फोटोन किसी मेटल सरफेस पर डाला जाता है तो उसमें से कुछ हिस्सा यूज हो जाता है वर्क फंक्शन में और बाकी का जो रेस्ट होता है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या है कि अब हमको ये समझाना है कि आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो फोटोइलेक्ट्रिक के जो 4-5 हमने रूल पढ़े थे उनको ये आइंस्टीन एक्सप्लेन कर रहा है। सबसे पहला रूल ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। देख लो हाफ mv स्क्वायर बराबर h nu माइनस h nu नॉट है। न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, h प्लैंक कांस्टेंट है। तो सीधी सी बात है काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पर। तो ये तो पहली बात हो गई, बिल्कुल ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात ये है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयर इज नो फोटोइलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने एक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, यदि आप जो लाइट डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो एक भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता, अर्थात आपको कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट महसूस नहीं होता। लेकिन अब हम यहाँ इस बात को प्रूफ करने के लिए उल्टा मान के चलेंगे। इस इक्वेशन को देखिए, इस वाले यहां से h कॉमन आ सकता है, हाफ mv स्क्वायर h nu माइनस nu नॉट, और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को कम लेना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी आप ये मान लीजिए, लेट अस सपोज दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप जो लाइट डाल रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। जबकि आप जानते हैं अगर हम ऐसा मानेंगे तो कोई फोटोइलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट में ही था ना कि अगर आप इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो कोई फोटोइलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो करेगी। अब यहाँ हमने उल्टा मान रहे हैं कि भाई इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। हम जब इस इक्वेशन में रखेंगे हाफ mv स्क्वायर बराबर h nu माइनस nu नॉट और nu नॉट की वैल्यू nu से ज्यादा, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो आपका ये जो आंसर है वो माइनस में आएगा ना, माइनस में। और आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी कभी माइनस में नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। दोबारा देखिए, ये जो न्यू नॉट है ये न्यू से क्या हो? ज्यादा हो, तो आंसर माइनस में आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आई। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ ही नहीं सकती, कारण
मास किसी का नेगेटिव होता नहीं। रही बात वेलोसिटी की, अगर वेलोसिटी नेगेटिव भी होती है तो उसका स्क्वायर हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब नेगेटिव भी होगी तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस हिसाब से तो भाई काइनेटिक एनर्जी कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जब इसका मतलब क्या है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब कभी नहीं हो सकती। तो हम ये कह सकते हैं कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो हो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, यानी कि ये बात बिल्कुल ठीक है। when the frequency of incident light is greater than threshold frequency, then we observe photoelectric effect. तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट ये है, आइंस्टीन ने कहा था there is a one-to-one reaction. There is a one-to-one reaction between photon and electron. One-to-one reaction का मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक फोटोन को एक इलेक्ट्रॉन से ही इंटरेक्शन करने को मिलेगा। There is a one-to-one reaction between photon and electron. एक फोटोन जब एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इट ट्रांसफर इट्स होल एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। इस पूरी प्रोसेस में वो अपनी सारी एनर्जी किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा, जिसे ग्रैब करके इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। जिसे ग्रैब करके इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और इस प्रोसेस में कोई भी टाइम लैग नहीं होगा, समझे? आइंस्टीन ने कहा देयर इज अ वन टू वन रिएक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन। फोटोन इलेक्ट्रॉन के बीच में वन टू वन रिएक्शन होती है, और जब ये रिएक्शन होती है तो पूरी प्रोसेस के दौरान फोटोन अपनी कंप्लीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। जब ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी को लेकर मेटल सरफेस से बाहर आ जाता है, और इस प्रोसेस में कोई टाइम लैग नहीं। ऐसा नहीं है कि कुछ समय लगेगा, कोई समय नहीं लगेगा, खड़ाक से इंसिडेंट हुआ, फोटोन बाहर लगता, ठीक है। तीसरी बात देखिए, सॉरी ये तो तीसरी बात थी, मतलब टाइम लैग को समझाया था। चौथी बात आपको याद कीजिए, जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रूल्स पढ़ाए थे तो हमने बताया था कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है। इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका बढ़ेगा, यही तो पढ़ा था हमने। हाँ, अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होते हैं। जब नंबर ऑफ फोटोन आपके इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ फोटोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे। आइंस्टीन इस बात को बता चुका था, देयर इज अ वन टू वन रिएक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, बता चुका था। सब फोटोन इलेक्ट्रॉन के बीच में वन टू वन रिएक्शन होती है, और इस प्रोसेस में फोटोन अपनी कंप्लीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटॉन्स के नंबर बढ़ेंगे, और जब फोटॉन्स के नंबर बढ़ेंगे तो ज्यादा फोटोन मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ऐसा होगा, अगर ज्यादा फोटोन मेटल सरफेस पे गिरेंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो आप कह सकते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटोन के नंबर बढ़ रहे हैं, और जब फोटोन के नंबर बढ़ रहे हैं तो ज्यादा फोटोन ज्यादा इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे तो रिजल्ट के तौर पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो बढ़ेगी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का बढ़ने का रीजन है नंबर ऑफ फोटोन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटॉन्स के नंबर बढ़ते हैं। तो ये था आइंस्टीन की हेल्प, आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की हेल्प से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन। अब इसी क्रम में हम आपको बता दें कि ये चैप्टर 2 पार्ट्स में था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। तो आपने जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस कर लिया है कंप्लीटली, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट। और मैंने ग्रुप पे मैंने सर को कल जो है नोट्स पोस्ट किए थे प्रीवियस 3 वीडियोस के। आज के वीडियो के नोट्स मैं क्या पोस्ट कर दूंगा, ठीक है सर। आगे चलते हैं, आगे आप लोगों का है मैटर वेव से रिलेटेड चीजें डिस्कस करते हैं।
डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन। और डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है? इनका सही नाम तो था लुइस द विक्टर। 1900 की बात है, 1900 के आसपास की बात है। इसका मतलब ये मॉडर्न फिजिक्स में ही आता है। 1900 में डी ब्रोगली ने ये बताया कि एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड अ वेव, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड अ वेव, डी ब्रोगली के हिसाब से हर एक मूव करते हुए पार्टिकल के साथ कोई ना कोई वेव एसोसिएट होती है। आपका दिमाग में आओ सर क्या हमसे भी वेव एसोसिएटेड है? हाँ बिल्कुल, हर किसी मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव होती है और उस वेव को हम बोलेंगे मैटर वेव। आप कहोगे सर हमें वेव दिखाई तो देती नहीं है, उसका रीजन है हमारा मास बहुत ज्यादा होने की वजह से वेवलेंथ बहुत कम आती है, इसलिए वो हमें नहीं दिखाई। मास ज्यादा ऊपर से वेलोसिटी कम। डी ब्रोगली के हिसाब से अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड अ वेव, दिस वेव इज नोन मैटर वेव। इसी वेव का नाम है मैटर वेव। एंड द वेवलेंथ देखिए पार्टिकल भी है और उससे रिलेटेड वेव भी है, तो एक तरह का डुअल नेचर हो गया, दोहरा व्यवहार हो गया, दो तरह का व्यवहार हो गया लाइट का कि सर लाइट वेव है या पार्टिकल है। ये बहुत डिबेट की बात रही थी, बहुत लंबे समय तक तो उसको पार्टिकल माना जाने लगा, फिर इसको वेव मानने लग गए, बाद में फिर दोबारा इसको पार्टिकल मान लिया गया। कुल मिला के बात यह है कि अब साइंटिस्ट इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि भाई लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है, जहां जैसी जरूरत होती है उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं। एक्चुअलिटी में पार्टिकल तो क्या है? पार्टिकल तो एक क्वांटम थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप डी ब्रोगली को समझिए। डी ब्रोगली ये बात नहीं बताता है कि डुअल नेचर होता है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड अ वेव, दिस वेव इज नोन मैटर वेव एंड द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, जो वेवलेंथ होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। पार्टिकल की जो वेवलेंथ होती है वो उसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। हियर h इज अ प्लैंक कांस्टेंट, h आपका क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, और p बराबर क्या होता है? mv। तो लैम्डा बराबर क्या आएगा? h अपॉन mv। लैम्डा बराबर आएगा h अपॉन mv, और ये आपका लैम्डा बराबर h अपॉन p है ये। और यहाँ क्लियर है, देखिए मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम, वेलोसिटी कम होगी, मतलब इतना ज्यादा मास होता है, कोई अगर हेवी ऑब्जेक्ट ले ले तो उसका मास कितना सारा हो जाएगा, तो मास ज्यादा होने की वजह से वेवलेंथ कम होती है। इसीलिए हमारे ये जो डी ब्रोगली की जो इक्वेशन है वो ऐसे पार्टिकलों के लिए वैलिड है जिनके मासेस बहुत कम हो। समझ गए? अगर मासेस ज्यादा होंगे डी ब्रोगली काम नहीं करेगा। डी ब्रोगली इक्वेशन वैलिड फॉर दोज ऑब्जेक्ट और दोज पार्टिकल इन विच, आप ये कह सकते हो जिसके अंदर क्या हो, मासेस ज्यादा हो, औरों के लिए ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। चाहो तो आप डी ब्रोगली को प्रूफ भी कर सकते हो, वैसे ये एडिशनल है, एक्स्ट्रा है, फिर भी देख लो। एनर्जी मास इक्वेशन, एनर्जी मास इक्वेशन क्या है बताओ? एनर्जी मास इक्वेशन है E बराबर कितना? mc²। ये एनर्जी और मास के बीच में रिलेशन है। और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा बताओ?
E बराबर क्या होता है h। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। न्यू बराबर क्या होता है c अपॉन लैम्डा। E बराबर क्या आया h c अपॉन लैम्डा, इक्वेशन नंबर 2। एक तो E बराबर mc स्क्वायर, एक E बराबर है h c अपॉन लैम्डा। दोनों को बराबर कर दो, दोनों एनर्जी तो है, कर दो बराबर। mc स्क्वायर बराबर hc अपॉन लैम्डा, c से c कैंसिल, और लैम्डा बराबर h अपॉन m इंटू c, मास इंटू स्पीड, वेलोसिटी हो गई, और ये हो जाएगा आपका h अपॉन p। क्यों? क्योंकि m इंटू c तो p के बराबर हो गया, मोमेंटम के बराबर हो गया, तो ये प्रूफ हो गया। हालांकि ये प्रूफ आपकी बुक में नहीं है, इट्स एडिशनल, ये एक एडिशनल ही कराया गया, मतलब एडिशनल ही आपको कराया गया, कोई खास लेना देना नहीं है। वैसे आ जाना चाहिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ना होने की वजह से इसको बुक में भी कुछ ज्यादा महत्व दिया नहीं गया है। आगे चलते हैं, सब देखिए। देखिए एनर्जी की फॉर्म में डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा बराबर होता है h अपॉन p। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है हाफ m v स्क्वायर, या e लिख लो खाली, e के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2e बराबर mv स्क्वायर, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय m, तो 2me बराबर p स्क्वायर, ये और p बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 2me, p बराबर हो गया अंडर रूट 2m। आप इस इक्वेशन को डी ब्रोगली की इक्वेशन में रख दीजिए, तो लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2me। ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन बताया था मैंने आप लोगों को, p बराबर अंडर रूट 2me। यहाँ e जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, उस फॉर्मूले को उठा के सीधा रख दिया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m। ठीक है, इनसे ही कई सारे ऑब्जेक्ट की हम डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करने वाले हैं। वैसे तो बेसिकली 5 दे रखे हैं आपके सिलेबस में, पर हम एक और एडिशनल बता देंगे गैस मॉलिक्यूल की। तो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन एंड गैस मॉलिक्यूल। शुरू के जो 4 बताए हैं, इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, these are the charged particles, while the neutron and gas molecule are uncharged particles। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला हमारा जो है वो है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ डिस्कस करने का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालें। किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेवलेंथ होती है लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2
2me और E बराबर होता है QB। ये मैं आप लोगों को बता चुका था जब वर्क फंक्शन के बारे में समझाया था, तो मैंने आपको बताया था P बराबर होता है W/Q, पढ़ाया था ना आपको। तो W बराबर क्या आएगा QB और W काइनेटिक एनर्जी है, तो E बराबर क्या हो गया QB। ये जब मैंने आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ाया था ना, जहां मैंने आपको कहा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एक्चुअली में स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ मेजरमेंट ऑफ द, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो मेजरमेंट है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। तो B बराबर W/Q, W बराबर हो जाएगा QB। तो ये तो एनर्जी हो गई आपकी E बराबर QB। इस वैल्यू को रख देंगे हम यहां पर, तो लैम्डा बराबर h/√2m QB। देखिए h की वैल्यू क्या है, h प्लैंक कांस्टेंट है 6.6 10 to the power -34 जूल सेकंड। मास कितना है इलेक्ट्रॉन, 9.1 10 to the power -31 किलोग्राम। रही बात चार्ज, Q कितना है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। इन सब की वैल्यूज रखिए आप इसमें, H के लिए 6.6 वगैरह कंप्लीट, 10 to the power -34 अपॉन √2 m की जगह 9.1 10 to the power -31, 1.6 10 to the power -19 into V और लैम्डा बराबर आया, इस सबको सॉल्व करने पर 12.27 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 to the power -10। डायरेक्ट याद रखना होगा, यानी अगर आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो ऑब्वियस बात है आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बड़ा एक सॉल्यूशन है। तो हम इसे डायरेक्ट याद रखेंगे। एक बार आप इसको पूरे को देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अब रही बात कि सर इस पर न्यूमेरिकल कैसे आता है। ऐसा है कि पेपर में जब क्वेश्चन इसका आता है तो आता है फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड बाय 100 वोल्ट। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो जो किससे एक्सीलरेट की जा रही है, 100 वोल्ट से, एक्सीलरेटेड बाय 100 वोल्ट। तो यह 100 की वैल्यू रखेंगे, डिवाइड कर देंगे, 1.227 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 1.227 एंगस्ट्रॉम। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें स्क्वायर रूट लेना आसान, जैसे यहाँ b की जगह 400 आ जाए, 400 आ जाए, तो ये इस तरह का क्वेश्चन रहता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब हम आपको इसी दर्ज में आपको आगे कराते हैं और, ठीक है, तो आगे देखिए इसी तरीके से डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। अब हम प्रोटॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। हाँ जी, लैम्डा बराबर आप पढ़ चुके हैं h अपॉन √2m QB होता है। ठीक है, h की वैल्यू होती है 6.6 into 10 raised to power -34 जूल से। n की वैल्यू होती है, यानी कि प्रोटॉन का मास 1.67 10 raised to power -27 किलोग्राम। चार्ज Q इन सब वैल्यूज रखिए।
और Q की जगह 1.6 10⁻⁻19 into V। इन सब को सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 0.28 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम। ये प्रोटॉन का सीन है। प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और जो मास होता है प्रोटॉन का 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। उन सब वैल्यूज को रखने पर ये आंसर आता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ये प्रोटॉन है, ये दूसरा हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और रिजल्ट अगर डायरेक्ट याद रहे तो अच्छा है। मैंने आपको बता दिया क्यों रहे, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है ना पेपर में, उसमें डायरेक्ट पोटेंशियल दिया हुआ होगा आपको और उसका स्क्वायर रूट निकाल के सीधा भागने वाली आंसर आएगा। सीधा डिवाइड कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट है आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। ये तीसरा है, थर्ड। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। और कैसा चार्ज पार्टिकल? 1s2 हाइड्रोजन आइसोटोप है। न्यूट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन आइसोटोप है, जिसका जो चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है, जबकि मास जो है वो प्रोटॉन के मास का 2 टाइम है, 2 गुना। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। लैम्डा बराबर क्या आएगा? h/√2m3v। वैल्यू रखते हैं। h की वैल्यू तो हमें पता है 6.6 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। न्यूट्रॉन का जो मास है वो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है। प्रोटॉन के मास का 2 गुना, यानी कि 2 × 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम ये न्यूट्रॉन का मास है। और चार्ज जो है वो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है। हम इन सब वैल्यूज को उसमें पुट करते हैं ऊपर। (6.6 10⁻⁻34 टू मास की जगह 1.67 ट्वाइस इंटू 1.67 10⁻⁻27 और Q की जगह 1.6 10⁻⁻19 और यहाँ आएगा आपका V। इन सब वैल्यूज को पुट करेंगे और जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 0.202 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम। ये न्यूट्रॉन की वेवलेंथ 0.202 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम में। डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने आज आपको 3 कराए हैं। इलेक्ट्रॉन करा दिया, प्रोटॉन करा दिया, न्यूट्रॉन करा दिया। अब रही बात 3 और कराने हैं, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन एंड अ गैस मॉलिक्यूल, उसको भी कराएंगे। और एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। आई थिंक कल का जो लेक्चर रहेगा वो इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर रहेगा, फिर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और आज काफी सारी चीजों को हमने डिस्कस किया है, थ्योरेटिकल्स किए। जो भी कुछ आज पढ़ा है, जो भी 2-3 टॉपिक पढ़े हैं, इनसे रिलेटेड नोट्स मैं आज सर को पोस्ट कर दूंगा और वो आपको पोस्ट कर देंगे। ओके, तो आज के लिए बहुत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।